अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या आपने वो सेइंग सुनी है, व्हाट गोज़ अप मस्ट कम डाउन? दिस वाज एक्चुअली सेड बाय सर आइजैक न्यूटन एंड इट हैज़ अ लॉट ऑफ ट्रुथ इन इट। क्या आपने कभी ऑब्ज़र्व किया है कि जब आप बॉल को किसी बैट से बहुत ज़ोर से मारते हैं तो वो आसमान की तरफ ऊपर जाती है लेकिन वापस भी ज़रूर आती है। ऐसा कभी नहीं देखा होगा कि बॉल जो है वो कहीं स्पेस में ही गुम गई हो और वापस ही ना आए। Why is that? Because of gravity, right? Gravity is one of the 3 fundamental forces of nature. Does any one of you know what the fundamental forces of nature are? कौन हमें बता सकता है कि इनका नाम क्या है? अगर आपका जवाब न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, देन यस, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। हम इन 3 फोर्सेस के बारे में एपिसोड 2 में भी पढ़ा था, राइट? आई होप यू ऑल रिमेंबर और आप भूल नहीं गए हो। लेकिन आपके ख्याल में ग्रेविटी क्या है? प्रैक्टिकली अगर हम ग्रेविटी को डिस्क्राइब करें तो ये वो फोर्स है जिसकी वजह से आप ज़मीन पे चल सकते हैं, आप ज़मीन पे खड़े हो सकते हैं। जब आप जंप करते हैं तो आप वापस ज़मीन पे ही आते हैं और आसमान में नहीं फ्लोट करते, बिकॉज द ग्राउंड अट्रैक्ट्स यू बैक, राइट? इस फोर्स को हम ग्रेविटी बुलाते हैं। द फोर्स दैट कीप्स यू एंड योर थिंग्स फ्रॉम फ्लोटिंग इनटू स्पेस एंड द फोर्स दैट मेक्स थिंग्स फॉल डाउन ऑन अर्थ। मज़े की बात तो ये है कि पहले का आदमी इस फोर्स से बिल्कुल भी अवेयर नहीं था। एरिस्टोटल समझता था कि चीज़ें अपनी नेचुरल खासियत की वजह से मूव करती हैं, like the downward flow of water or the upward movement of fire. लेकिन गैलीलियो ने इस बिलीफ को चैलेंज किया। He wanted to prove whether a body falls with a speed proportional to its density if there is no air resistance. मतलब कि वो ये फाइंड आउट करना चाहता था कि एक भारी चीज़ ग्राउंड को पहले टच करती है या नहीं। Between 1589 and 1592 उसने 2 कैनन बॉल्स को टावर ऑफ पीसा से गिराया जिनका वेट एक दूसरे से अलग था। एंड टू हिज सरप्राइज ही फाउंड कि दोनों चीज़ें ऑलमोस्ट एग्जैक्ट टाइम पे ही नीचे पहुंची। अगर उनका स्पीड रेट में कोई डिफरेंस भी था तो वो एयर रेजिस्टेंस की वजह से था। तो गैलीलियो ने ये प्रूव किया कि हर चीज़ पे ग्रेविटी एक सिमिलर फोर्स एक्सर्ट करती है। और कुछ सालों बाद न्यूटन ने ये प्रूव किया कि हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्सर्ट करता है। एंड ही वाज आल्सो द सेम साइंटिस्ट हु प्रूव दैट द मून वाज एक्चुअली फॉलिंग ऑन अर्थ। आई एम श्योर यू हैव हर्ड ऑफ द फेमस स्टोरी वेयर न्यूटन डिस्कवर्ड ग्रेविटी, राइट? कि किस तरह उसने गिरते हुए एप्पल को ऑब्जर्व करते हुए सोचा कि ये नीचे क्यों गिरा। इन रियलिटी न्यूटन ने ये सवाल नहीं किया, बल्कि जब उसने गिरते हुए एप्पल को ऑब्ज़र्व किया तो उसने अपने आप से पूछा कि अगर एक सेब ज़मीन पे गिर जाता है तो चांद क्यों नहीं ज़मीन पे आके गिरता। न्यूटन ने कई साल की मेहनत के बाद और केयरफुल कैलकुलेशंस के अनुसार ग्रेविटेशनल फोर्स को डिस्कवर किया और उसका एक रिलेशन बताया। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें पता है कि 2 चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन इस बात को अगर मैं एक सिंबल के थ्रू करूं, राइट? यहाँ पे आपके पास अर्थ है और उसके साथ में कुछ फासले पे आपके पास एक एप्पल है। दोनों एक दूसरे के ऊपर इक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही होंगी, राइट? लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या अर्थ एप्पल को अट्रैक्ट करेगी या एप्पल अर्थ को अट्रैक्ट करेगा ज़्यादा? वेल, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फोर्स क्या है? It is equal to the product of mass and acceleration. F is equals to ma, right? तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम इस फॉर्मूला को थोड़ा सा एक्सेलरेशन के बारे में बना दें तो क्या होगा कि एक्सेलरेशन वुड बी इक्वल टू फोर्स ओवर मास, राइट? यानी कि एक्सेलरेशन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। मतलब ये कि अगर मास ज़्यादा हुआ तो एक्सेलरेशन कम होगी। अब यही बात अर्थ और उसके करीब रखे हुए एप्पल पे अप्लाई करते हैं
क्योंकि अर्थ का मास एप्पल से बहुत 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 ज़्यादा है, सो इट इज़ द एप्पल विच वुड एक्सेलरेट टूवर्ड्स द अर्थ एंड नॉट द अदर वे अराउंड। तो ये तो एक्सप्लेन हुआ कि वाई द एप्पल वुड एक्सेलरेट टूवर्ड्स द अर्थ रादर देन द अर्थ एक्सेलरेटिंग टूवर्ड्स द एप्पल। लेकिन हम इस बात को क्वांटिफाई कैसे करें? वेल, इसको इस तरह से करते हैं। कहें कि आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं विद डिफरेंट मास m1 एंड m2। वो एक दूसरे से एक डिस्टेंस d तक सेपरेट हुए हुए हैं। न्यूटन की यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें ये बताती है कि फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ इक्वल टू m1 मल्टीप्लाइड बाय m2, यानी इन दोनों मैसेस का प्रोडक्ट ओवर द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेस while it is inversely proportional to their distance। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि जितना मास इंक्रीज़ होगा उतना ही फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी इंक्रीज़ होगा, और जितना डिस्टेंस डिक्रीज़ होगा दो चीज़ों में उतना ही ग्रेविटी की फोर्स इंक्रीज़ होगी। दिस कैन बी रिटन इनटू वन इक्वेशन, F equals G times m1 into m2 over d squared। In this equation, F represents gravitational force, G represent gravitational proportional constant, R denotes the distance between the two masses, or m1 and m2 denote the mass of the two objects। और ये फॉर्मूला न्यूटन के यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को रिप्रेजेंट करता है। Sir Isaac Newton put forward this law in 1687 and he used it to explain the observed motions of the planets and their moons। इस ग्रेविटी का मकसद सिंपली आपको स्पेस में फ्लोट करने का नहीं है, बल्कि इस फोर्स की वजह से आपका पूरा सोलर सिस्टम और गैलेक्सीज ऑपरेट करती हैं। वो ऑब्जेक्ट्स जो प्लैनेट्स के इर्द गिर्द घूमते हैं उनको सैटेलाइट्स बुलाते हैं। मून भी अर्थ का एक सैटेलाइट है जो कि अर्थ की ग्रेविटी की वजह से उसके इर्द गिर्द ऑर्बिट करता है। डिड यू नो कि हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट जो है जुपिटर, उसके इर्द गिर्द 63 मून्स ऑर्बिट करते हैं। अब ये जो हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात की, ये हर ऑब्जेक्ट के बीच में पाई जाती है, राइट? इवन आप में। लेकिन आपके इर्द गिर्द ऑब्जेक्ट्स रिवॉल्व नहीं करते क्योंकि आपका ग्रेविटेशनल फोर्स वीक है, एज योर मास इज़ लिटिल। इवन दुनिया की बड़ी बड़ी चीज़ें जैसे कि वेल्स हों या बिल्डिंग्स हों, उनका भी इतना मास नहीं है कि उनके गिर्द कोई ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करे। For that, you need to consider really big things like stars and planets and moons, right? अच्छा, अब जो हमारा मून है ना, it is actually big enough to have its own pull, right? उसका gravitational force actually tugs on the Earth's oceans. That's why we have ocean tides. लेकिन ऑब्वियसली मून की ग्रेविटी अर्थ से खासी कम है, इसी वजह से एस्ट्रोनॉट्स मून के ऊपर ऊंची ऊंची जंप्स लगा सकते हैं। अब अगर हम सूरज की बात करें तो उसकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल है। इट्स वैल्यू ऑफ ग्रेविटी बीइंग 274 पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि अर्थ की ग्रेविटेशनल वैल्यू के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। It is the sun's gravitational force which pulls all the planets in our solar system around it. Now, how strong is the force of gravity? क्या आपको पता है कि ग्रेविटी सारी फंडामेंटल फोर्सेस में सबसे ज़्यादा वीक है? Yes. बज़ाहिर तो लगता है कि ग्रेविटी की फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इट्स पुलिंग द प्लैनेट्स अराउंड एंड पता नहीं क्या क्या कुछ, राइट? लेकिन एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से हमें पता लगता है कि कंपेयर्ड टू अदर फोर्सेस इट्स एक्चुअली रियली वीक। इस क्लिप में आपने देखा होगा कि किस तरह एक छोटा सा मैग्नेट बस 10 ग्राम्स का ही
किस तरह एक छोटे से पेपर क्लिप को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करके अट्रैक्ट करता है। इवन दो इट वॉज लाइंग ऑन द ग्राउंड और द टेबल, राइट, जिसके ऊपर अर्थ की सारी ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रही थी। That alone tells us how the magnet won over the whole gravitational pull of the earth and proves that gravity is so much weaker compared to the nuclear force or the electromagnetic force. लेकिन अगर ग्रेविटी इतनी वीक ही है तो किस तरह उसने सारे प्लैनेट्स को ऑर्बिट में रखा हुआ है? वेल, इसका जवाब भी बहुत सिंपल सा है। एक्चुअली बाकी सारी फंडामेंटल फोर्सेस एक दूसरे से कैंसिल हो सकती हैं, लेकिन ग्रेविटी सारी फोर्सेस को ओवरपावर कर सकती है एज इट डजंट कैंसिल आउट एंड इट जस्ट कीप्स एडिंग ऑन टू इटसेल्फ। इस वजह से कभी भी ग्रेविटी की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती। तो बच्चों, कंपेयर टू अदर फोर्सेस ग्रेविटी यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा पाई जाती है क्योंकि वो अपने आप से कैंसिल नहीं होती। आई मीन, लेट्स कंसिडर द सन। ग्रेविटी सन में इतनी ज़्यादा है कि सन के एटम्स एक दूसरे के अंदर क्रश होते रहते हैं, causing nuclear fission reactions, which in turn causes the sun to burn. But if the sun burns because of gravity, then, well, why doesn't the earth keep burning? आंसर भी बहुत सिंपल सा है। सन इसलिए बर्न करता है क्योंकि उसका ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ से कहीं ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन ग्रेविटी का सिंपली सिर्फ ये फ़ायदा नहीं है, ग्रेविटी का एक और भी बहुत मेजर रोल है कि प्लैनेट्स जो हैं वो अपनी शेप, जो उनकी राउंड शेप जो है, वो भी उनकी ग्रेविटी की वजह से ही है। एज आई टोल्ड यू बिफोर, ग्रेविटी ऑब्जेक्ट्स को सेंटर की तरफ खींचती है एंड व्हेन दिस हैपन्स द रिजल्ट इज ए राउंड कॉम्पैक्ट स्फेरिकल शेप। ओके बच्चों, यहाँ तो हमारा लेसन ख़त्म हुआ। Let's go over some key points so we list down what we learned. आज हमने पढ़ा कि ग्रेविटी कितनी इम्पोर्टेंट है, राइट? और उसमें हमने ग्रेविटी की नेचर को डिस्कस किया। फर्स्टली थ्रू न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन विच सेज के द फोर्स इज इक्वल्स टू g times m1 into m2 over d square, which describes how gravitational force is directly proportional to mass but inversely proportional to the distance between two objects. फिर हमने बात की कि how gravity is the reason behind the orbiting satellites in space like planets and moons. We talked about how the moon is also having an impact on the Earth's tides due to gravity. लेकिन फिर भी ये सारी फंडामेंटल फोर्सेस में सबसे ज़्यादा वीक कंसिडर की जाती है। ओके, सो आई होप ये आपको सब बातें क्लियर हो गई हों। लेट्स प्रोसीड टूवर्ड्स द एक्सरसाइज। आपके सामने कुछ MCQs हैं और मैं उनको एक एक करके पढ़ूंगी और थोड़ी देर बाद जवाब भी दूंगी। बट बिफोर आई गिव द करेक्ट आंसर, द टीचर इज़ रिक्वेस्टेड टू पॉज द वीडियो आफ्टर एवरी स्टेटमेंट सो दैट द स्टूडेंट्स हैव टाइम टू थिंक। ओके, फिर शुरू करते हैं। When gravitational force is applied, acceleration decreases because of A. height, B. weight, C. amplitude या D. altitude. इसका जवाब है B. weight. Second, what does the acceleration of the moon depend on? Is it A, the gravitational force exerted on it by the sun, B, the gravitational force exerted on it by other planets, C, the gravitational force exerted on it by the earth, or D, the gravitational force exerted on it by the moon? इसका जवाब है C, gravitational force exerted on it by the earth. Fourth, when will gravity be the strongest? A, the further away you are from an object. B, the closer you are to an object. C, the faster your relative speed is to that object. Or D, all of the above. इसका जवाब है B,
the closer you are to an object. Fifth, which of the following has the strongest gravitational pull? Is it A, a bowling ball, B, a car, C, the earth, D, the planet Mars, या E, the sun? इसका जवाब है E, sun. ओके, आपके सामने दो ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स आ रही होंगी and you have to choose whether the statement is true or false. Okay, let's start. Gravity helps the earth to stay in orbit around the sun. Is it true or false? Yes, the statement is true. Second, the more mass an object has, the faster it will fall. The answer is false. ओके बच्चों, यहाँ तो हमारा लेसन ख़त्म हुआ. इंशाल्लाह हमारी मुलाकात एक नेक्स्ट लेसन में होगी. एंड एज ऑलवेज इट इज़ अ प्लेजर टू टीच यू. प्लीज़ स्टे सेफ एंड until our next lesson, खुदा हाफिज़.